के व्याख्यानों को हम आधुनिक हिंदी साहित्य पर केंद्रित करते हुए आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष रूप से आलोचना विषय पर बात करते हुए आज हम चर्चा करेंगे अद्यतन हिंदी समालोचना पर। हर गद्य विधा का अपना एक सुदीर्घ सशक्त इतिहास है, विकास है और उसके विभिन्न चरण भी हैं। हमने कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि इन सब के इस इतिहास और विकास को उनके विभिन्न चरणों में विभक्त करते हुए देखा। उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में हम हिंदी आलोचना, जो कि वस्तुतः खड़ी बोली हिंदी में की गई साहित्य और साहित्यकारों की रचनाओं की आलोचना है, उसको सुविधा की दृष्टि से इतिहास लेखकों ने, समालोचकों ने कालखंडों में व्यक्ति के नाम पर, आलोचक के नाम पर अथवा समय को ध्यान में रखकर उस तरह का वर्गीकरण, विभाजन किया है। हमने हिंदी आलोचना के 3 प्रारंभिक चरण, उन पर बात की। भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना और द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना और उसके बाद छायावादी हिंदी आलोचना। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना के नाम से अभिहित किया जाता है और उसकी चर्चा परिचर्चा हमने विस्तार से की है। दूसरा चरण शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना, क्योंकि हिंदी आलोचना के केंद्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चर्चा होती है। तो शुक्ल युग में जो भी समालोचक रहे, चिंतक विचारक रहे, जिन्होंने साहित्य, साहित्यिक रचनाएं, साहित्यकार, उनके प्रदेय को प्रवृत्तियों के संदर्भ में, विशेषताओं के संदर्भ में, भाषा शिल्प के संदर्भ में अपनी अपनी दृष्टि से विवेचित किया, वह दूसरा चरण था। और तीसरा चरण शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद के बहुत से प्रतिष्ठित आलोचक हमारे सामने आए। उन्होंने आलोचना के मानक और मानदंडों के आधार पर रचना और रचनाकारों की समीक्षा की। रामचंद्र शुक्ल युग के बाद एक और युग है जिसको हम अद्यतन हिंदी समालोचना के नाम से जानते हैं। इसको लगभग हम 60 के बाद की आलोचना के रूप में देखते हैं। इसमें भी हम देख सकते हैं कि लगभग 60 वर्ष हो गए और इस अद्यतन हिंदी समालोचना में हम शुक्ल जी के शुक्लोत्तर युग के बाद की आलोचना और आलोचकों के प्रदेय को देखना चाहते हैं। सन 60 के बाद की हिंदी आलोचना में भी परिवर्तन तो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। हम जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में स्वप्नों के साकार होने का जो भ्रम भारतीय नागरिकों ने, पाठकों ने, साहित्य प्रेमियों ने पाल लिया था कि खुला और पूरा आकाश हमारा होगा, और स्वतंत्रता का अर्थ हमने ले लिया था कि सभी चुनौतियां, सभी समस्याएं समाप्त हो गईं। लेकिन वो एक भ्रम था और वो भ्रम टूटा आज़ादी के बाद। बहुत सी रचनाओं के माध्यम से भी रचनाकारों ने, कथात्मक रचनाओं से, नाट्य रचनाओं से इस वस्तु को, इस विषय को केंद्र में रखकर रचनाओं का सृजन भी किया। तो ऐसे स्वप्नों के बिखरने और टूटने के इस युग में हम देख सकते हैं कि इस अद्यतन आलोचना का जन्म हुआ है। यही वह समय है जब आधुनिक अनेक विचारधाराएं हमारे समाज को प्रभावित कर रही थीं। ये विचारधाराएं देश और विदेश की थीं
अनेक घटनाएं, युग में समाज में परिवर्तन हो रहा था, बहुत से आंदोलन इस दौरान चल रहे थे, बहुत सी समस्याएं जो समाज, संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, बेरोजगारी आदि तमाम तरह की चुनौतियां, समस्याएं हमारी सोच को, हमारी दृष्टि को, हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर रही थी, बदल रही थी और अनेक संघात, धोखे और राजनीतिक दावपेच रचनाओं को, रचनाकारों की दृष्टि और दिशा को भी प्रभावित कर रहा था और उसका प्रतिबिंबन हमें हिंदी आलोचना में भी दिखाई देता है। हम जानते हैं कि भारत एक बृहत देश है, विशाल देश है, अनेक भाषाओं का देश है, समेकित संस्कृति का देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था। ऐसे में बहुत सी समस्याओं और चुनौतियों का होना स्वाभाविक है। तो हम देख सकते हैं कि रचनाओं में यदि उस सामाजिक बदलाव का प्रतिबिंबन उद्घाटित होता है, प्रकट होता है, तो आलोचकों की दृष्टि में भी, रचनाकारों की दृष्टि में भी उस परिवर्तन को हम देख सकते हैं और आलोचना पर कार्य करते हुए बहुत से आलोचकों ने उन बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में ही आलोचना को एक नई दिशा देने का प्रयत्न किया है। हिंदी साहित्य और भाषा के लेखकों, आलोचकों पर पाश्चात्य समीक्षकों का, बहुत से विदेशी भाषाओं में लिखने वाले कवियों का, हिंदी इतर भारतीय भाषाओं के कवियों का, रचनाकारों का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। हम उसे दक्षिण भारत की भाषाओं में देखें, पंजाब की, राजस्थान की या अन्य राज्यों की भाषाओं में जो कुछ लिखा जा रहा था वह गद्य और पद्य में भारतीय और पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों के अनुकूल, उन सब का प्रभाव हमें इस अद्यतन आलोचना के युग में दिखाई देता है। अब हिंदी के अनेक रचनाकार, फ्रॉइड से, एडलर से, युंग से, इलियट से, एजरा पाउंड से, एफ.आर. लीविस से, सार्त्र आदि से अपनी लेखकीय निकटता या मित्रता बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। पाश्चात्य साहित्यालोचन, उसमें अनेक ऐसे चिंतक, विचारक हुए। संस्कृत काव्यशास्त्र में जिस तरह से आचार्य भरत मुनि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ या उनके बाद के समालोचकों, काव्यशास्त्रीय आचार्यों ने जिस तरह से कविता और साहित्य के अनेक बिंदुओं, अनेक पक्षों पर विचार किया, कविता का स्वरूप और लक्षण, काव्य के हेतु और प्रयोजन, काव्य की आत्मा आदि, और फिर भाषा को लेकर, कल्पना को लेकर, बिंब प्रतीक को लेकर ये जो चिंतन आलोचना में प्रारंभ हुआ, ये काफी हद तक पाश्चात्य साहित्यालोचन और उस आलोचना के चिंतकों का प्रभाव था, जिसमें फ्रॉइड जो मनोविज्ञान को, मनोविश्लेषण परक स्थिति को ध्यान में रखकर हमारे अनेक साहित्यकारों को प्रभावित करते हैं। एडलर, युंग आदि ने भी, इलियट और एजरा पाउंड, लिविस आदि ने, देरिदा आदि ने, सार्त्र आदि ने बहुत हमारे चिंतकों, विचारकों को, साहित्यकारों को प्रभावित किया। हमारे आलोचना के समुदाय में भी, यानी आलोचक समुदाय में भी, मार्क्सवादी आलोचना और लुकाच के चिंतन से प्रभावित आलोचना, तो आलोचना में कुछ नए बोध, कुछ नई समझ, कुछ नई दृष्टि, इसका आगमन दिखाई देता है। हिंदी आलोचना का परिवेश
इन सब कारणों से बदलने लगा था। अब हिंदी आलोचना वह भारतेंदु और द्विवेदी युगीन आलोचना जैसी नहीं रही, वह छायावादी आलोचना जैसी, नंदुलारे वाजपेयी और रामचंद्र शुक्ल की आलोचना जैसी नहीं रही। अब शुक्लोत्तर युग की आलोचना से भी पृथक, कुछ अलग इस हिंदी आलोचना का जो फलक है, उसकी जो दृष्टि है, उसका जो परिवेश है, वो बदलता हुआ दिखाई देता है। एक बदलती बौद्धिकता जो वैश्विक धरातल पर हमें मिलती है, उसका प्रभाव हमारी हिंदी आलोचना पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसमें अस्तित्ववाद की बात करें, मानववाद की बात करें, प्रभाववाद की बात करें, यथार्थवाद और न्यू क्रिटिसिज्म आदि, ये अनेक दृष्टियां हैं, आंदोलन हैं जो हिंदी आलोचना में समाहित हो रहे हैं। तो इससे भी यह बोध होता है कि हिंदी आलोचना का बदलता परिवेश, बदलती दृष्टि, बदलती मानसिकता, उस पर इन तमाम पाश्चात्य दर्शनों और दृष्टियों का प्रभाव है। हमारे बहुत से रचनाकारों ने कविता में, कथात्मक रचनाओं में इन सब का प्रतिबिंबन किया है। अनेक नए सिद्धांतों और आलोचनाओं की पद्धतियों का प्रभाव, क्योंकि आलोचना की भी अनेक पद्धतियां हैं, उनका प्रभाव हमारे रचनाकारों पर मिलता है। नए समीक्षक, नए आलोचक अब जागरूक हो गए और विश्वबोध से अवगत हो गए। हम देख सकते हैं कि जो नई समीक्षा और नई आलोचना हमारे सामने आ रही है, जिसको न्यू क्रिटिसिज्म भी कहा गया, उसका वैश्विक परिदृश्य बहुत मुखर है, उद्घाटित है, और आलोचक भी रचनाकार की तरह जागरूक हैं। वो वैश्विक बोध को अपनी आलोचना के साथ जोड़कर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। संस्कृत, हिंदी काव्यशास्त्र की प्राचीन मान्यताएं अब धीरे धीरे इस अद्यतन आलोचना के सामने कुछ कुछ उपेक्षित, अवांछित प्रतीत होने लगी। ऐसा मान लिया गया कि वो प्राचीन हो गई हैं, पुरानी मान्यताएं। नए सिद्धांत, नई व्यावहारिकता, नए नए काव्य और साहित्य मूल्य, नए नए मानदंड, अब इनको स्वीकृति मिलने लगी है और पारंपरिक संस्कृत हिंदी के सिद्धांत इनकी तुलना में अब हाशिए पर चले गए या पीछे छूटते हुए दिखाई देने लगे। मार्क्सवादी आलोचना, मनोविश्लेषणवादी आलोचना, ऐतिहासिक पद्धतियां पुरानी पड़ती दिख रही हैं इनके सामने, और एक नई आलोचना अब अपना स्थान बनाती हुई, प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है। यानी धीरे धीरे हम समय के परिवर्तन को अगर दृष्टि में रखें, एक के बाद एक दशक बीतते चले गए, 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक, इस तरह से जैसे साहित्य की अवधारणाएं और स्वरूप बदलते चले गए, साहित्य की परिभाषा, संरचनात्मक अवधारणा बदलती गई, ऐसे ही आलोचना के मानक और मानदंड भी बदलते चले गए। अब साहित्य में शैली विज्ञान, संरचनावाद, नई समीक्षा, रूपवादी आलोचना, इनका प्रचलन अचानक बढ़ने लगा। भाषा और अभिव्यक्ति सौंदर्य, इससे इस पर आधारित आलोचना का प्रचलन अब दिखाई देने लगा। ये जो नई संरचनावादी, शैली विज्ञान आधारित नई समीक्षा की दृष्टियां हैं, जिसमें रूप को, आकार को, संरचना को महत्व दिया गया, उसमें भाषा भी एक महत्वपूर्ण अंग बनकर उभरी, और अभिव्यक्ति सौंदर्य भी, जिसकी चर्चा भारतीय काव्यशास्त्र में भी प्रचुर मात्रा में मिलती है। काव्य भाषा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय चिंतन परंपरा भी एक सुदीर्घ परंपरा के रूप में हमारे साथ उपलब्ध है। लेकिन पाश्चात्य दृष्टि को
महत्वपूर्ण मानते हुए ऐसा समझ लिया गया कि भाषा और संरचना, सौंदर्य आदि की जो चिंतन दृष्टियां हैं वो आयातित हैं, विदेशी हैं और अद्यतन आलोचना का एक मुख्य बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु उनको मान लिया गया। हिंदी में काव्य के अतिरिक्त अन्य सभी गद्य विधाओं की भी आलोचना प्रचुर मात्रा में होने लगी थी। यह हम जानते हैं कि इस आलोचना का उद्भव भारतेंदु युग में ही हमें दिखाई देता है। कहानी की आलोचना, उपन्यास की आलोचना, नाटक एकांकी की आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र आदि की आलोचना धीरे धीरे भारतेंदु, द्विवेदी युग, छायावादी युग, इनमें हम देख सकते हैं। और शुक्ल युग में आते आते तो इन गद्य विधाओं की अलग अलग उद्भव, विकास की दृष्टि से, प्रवृत्ति की दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से, प्रदेय की दृष्टि से, पात्र योजना की दृष्टि से, तमाम दृष्टियों से समालोचना की जाती रही। कहानी, उपन्यास, एकांकी नाटक, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, ये न जाने कितने ऐसे विषय क्षेत्र थे, अनुशासन थे जो आलोचना में समाहित हो रहे थे। यहां तक कि पत्रकारिता भी आलोचना के केंद्र में आ गई थी। अनुवाद को भी आलोचकों ने अब आलोचना का विषय बना लिया था। इसलिए हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक और व्यावहारिक स्तर, इन दोनों का क्षेत्र भी लगातार बढ़ता चला गया। जिस रूप में भारतेंदु युग में आलोचना बहुत सीमित, संकुचित रूप में दिखाई देती है, वो अद्यतन आलोचना युग तक आते आते उसकी परिव्याप्ति हुई, उसका विस्तार हुआ। प्रयोगवादी सैद्धांतिक समीक्षा के अंतर्गत आलोचकों ने आधुनिक भाव बोध को महत्व दिया। ये जो आधुनिकता है, आधुनिक भाव बोध है, उसके बदलाव के विभिन्न चरण हैं, उन सबको, और नवीन संस्कृतिकरण, ये जो नवीनीकरण हुआ, ये संस्कृति के संदर्भों में भी दिखाई देने लगा। सभ्यताएं बदलती हुई दिखाई देने लगी। राजनीतिकरण आदि सामाजिक परिवर्तनों को भी आलोचना से अब जोड़ना और जोड़कर देखना प्रारंभ कर दिया गया। विचारधाराओं से प्रतिबद्ध आलोचकों की मान्यताओं में तथा आलोच्य दृष्टियों में परस्पर टकराहट भी होने लगी थी। ये भी एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है कि ऐसे में प्रतिष्ठित समालोचक, चिंतक, विचारक रामविलास शर्मा, अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय तथा मुक्तिबोध आदि रचनाकारों ने नई समीक्षा दृष्टि के निर्माण पर बल दिया और इस दिशा में उल्लेखनीय योगदान भी किया। हम जानते हैं कि ये युग सापेक्ष सैद्धांतिक मौलिकता और नवीनता आलोचना में आदिकाल से रही है, यानी आलोचना के आदिकाल से, अर्थात भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग में भी कुछ मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, द्विवेदी युग में हुआ, छायावाद में भी हुआ। प्रसाद ने कहा कि रंगमंच को नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक को रंगमंच के अनुकूल। ऐसी बहुत सी काव्य कला और अन्य निबंध, उनकी निबंधों की जो रचना है, पुस्तक है, उसमें इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं। तो शुक्ल युग में, शुक्लोत्तर युग में समय सापेक्ष, युग सापेक्ष ये मान्यताएं आलोचना की बदलती रहीं। इसलिए रामविलास शर्मा, अज्ञेय, मुक्तिबोध आदि रचनाकारों ने नई समीक्षा दृष्टि के निर्माण पर अत्यधिक बल दिया और बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी किया। अज्ञेय और मुक्तिबोध की मूल्यमान तथा दृष्टि को इस दौर के नए आलोचकों ने खूब सराहा। मूल्यपरक चिंतन, मान परक, मानक परक चिंतन, मानी मानदंड परक, इसकी सराहना और समर्थन भी मिला। अब हिंदी आलोचक और आलोचना वस्तु तथा रूप पर, साधारणीकरण बनाम रसानुभूति पर, प्रयोग एवं परंपरा पर, आधुनिकता और नवीनता पर, समसामयिकता और अनुभूति की प्रामाणिकता पर, सह अनुभूति पर,
रचना प्रक्रिया पर, सृजनात्मक कल्पना पर, रचना की सामाजिकता पर, काव्य भाषा और उसके शिल्प पर, शैली वैज्ञानिक कसौटी पर, अर्थ, लय, छंद और संप्रेषणीयता आदि बिंदुओं पर भी विचार करने लगा था। यानी आलोचकों ने अब विषय वस्तु, रचना की विषय वस्तु को केंद्र में रखा, उसके रूप विधान को, उसकी संरचना को केंद्र में रखा, और फिर यह देखा कि जो पाठकीय रसानुभूति है वह महत्वपूर्ण है या पाठक का वस्तु, विषय और पात्रों से साधारणीकरण महत्वपूर्ण है, प्रयोग महत्वपूर्ण है या परंपरा महत्वपूर्ण है। यानी परंपरा और आधुनिकता, आधुनिकता और नवीनता, इन सबको, और फिर सबके साथ साथ मान लो पूरा कथा, पूरा आख्यान इस पर आधारित रचना है तो उसकी समसामयिक प्रासंगिकता पर भी विचार आलोचना ने किया। और अनुभूति की प्रामाणिकता यह भी महत्वपूर्ण हो गई हिंदी आलोचना में। हम याद करें, घनानंद ने यह कहा था कि घनानंद के काव्य के विषय में आचार्य शुक्ल ने कहा था कि ये किराए के टकसाली आंसू बहाने वाले कवि नहीं है। तो ये जो स्वानुभूत सत्य है, प्रमाण है, उसको भी, और सह अनुभूति, रचना प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, पूरा प्रक्रिया है पूरी रचना की, सर्जनात्मक कल्पना जो क्रिएटिव ट्रांसलेशन है, रचना की सामाजिकता कितनी है, क्या है, उपादेयता, प्रासंगिकता, सार्थकता, काव्य भाषा और उसके शिल्प आदि पर, शैली वैज्ञानिक कसौटी पर, उसके अर्थ विधान, लय विधान और छंद विधान पर, तमाम तरह के, और सबसे बड़ी बात कि उसकी संप्रेषणीयता पर, इन सब पर इस युग की आलोचना ने विचार करना, काम करना प्रारंभ किया। इससे यह पता लगा कि आलोचना का पारंपरिक अर्थ अब बदलने लगा था। आलोचना अब शास्त्र का दायरा बढ़ा रही थी, यानी आलोचना का अपना एक शास्त्र, उस नए नवीन शास्त्र का दायरा अब बढ़ रहा था। पश्चिमी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली अब समीक्षा शास्त्र का हिस्सा भी बनने लगी थी। हम जानते हैं कि आलोचना की अपनी एक परिभाषा, अपनी एक पारिभाषिक शब्दावली यह तो होती ही है, लेकिन वह पारिभाषिक शब्दावली या अवधारणात्मक, जिसको हम कंसेप्चुअल टर्मिनोलॉजी कहते हैं, वह भी बदलने लगी थी। उस पर भी पाश्चात्य समालोचना का, साहित्यिक चिंतन धारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा था। ये शब्द जो हमारी रचनाओं में, हमारी आलोचना की पुस्तकों में पहले नहीं थे, अब वो भी समाहित होने लगे थे, शामिल होने लगे थे, क्योंकि इन सब का समाज से, सामाजिक जीवन शैली से संबंध दिखाई देने लगा था। जैसे तनाव एक कंसेप्चुअल, एक अवधारणात्मक शब्द है। विचलन, विरोधाभास, विसंगति, विडंबना, विपथन, परंपरा, आधुनिकता, ऐतिहासिकता, इन्हें विशिष्ट अर्थों में व्याख्यायित किया जाने लगा। हम देख सकते हैं कि तनाव की अपनी एक परिभाषा है। तनाव क्या होता है, कितना होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। विचलन क्या है, विरोधाभास क्या है, विसंगति क्या है, विडंबना क्या है, विपथन, परंपरा, आधुनिकता क्या, इन सब को इस अद्यतन और नवीन हिंदी आलोचना में बहुत मजबूती के साथ शामिल किया जाने लगा और पाश्चात्य आलोचना का प्रभाव हम स्पष्ट रूप से ग्रहण करने लगे। इस तरह संस्कृत काव्यशास्त्र की आलोचना पद्धति में विशेष स्थान रखने वाले रस, ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, औचित्य आदि, काव्यगुण, काव्यदोष आदि, इनको अब धीरे धीरे आधार बनाना कम कर दिया गया। अब इसके परिप्रेक्ष्य में
या इनके परिप्रेक्ष्य में अब आलोचक और आलोचना अग्रसर नहीं हो रही थी। अब उन्होंने तनाव और विचलन आदि अवधारणात्मक शब्दों के परिप्रेक्ष्य में आलोचना को केंद्रित करना प्रारंभ कर दिया था। पश्चिमी आलोचना की अनेक पद्धतियां अब हिंदी की प्रारंभिक आलोचना पर भारी पड़ने लगी थी। वो जो हमारे पारंपरिक आलोचना सिद्धांत और मानक थे, शुक्ल जी की अपनी एक दृष्टि थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की अपनी दृष्टि थी, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, महाकवि जयशंकर प्रसाद, ये जब आलोचक के रूप में हमारे सामने आते थे, उनके अपने सिद्धांत थे, उनकी अपनी मूल्यवत्ता थी, वो धीरे धीरे अब बदलती चली गई और प्रारंभिक आलोचना पर, पारंपरिक आलोचना पर यह नई आलोचना, यह न्यू क्रिटिसिज्म अब भारी पड़ने लगा। इस तरह से स्वीकृति उस परंपरा की कम हुई और इस पर अधिक बल दिया जाने लगा। मित्रों, इस विषय को यहाँ अभी विराम देते हुए पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।